हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कारतूस। इस पाठ को लिखा है हबीब तनवीर जी ने। ये जो चैप्टर है ये एक तरीके का प्ले है, तो इसमें अलग अलग किरदार हैं, तो इसको काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हम समझते हैं। ये पाठ जाबाज बाजिर अली के जिंदगी का एक अंश है। इस नाटक में उस हिस्से को बताया गया है जब बाजिर अली अपने दुश्मनों के कैंप में जाकर वहां से अपने लिए कारतूस ले आते हैं और अपनी बहादुरी का गुणगान अपने दुश्मनों से करवाते हैं। यानी कि बाजिर अली जो थे अपने दुश्मनों के कैंप में गए, वहां से उनकी कारतूस, आप समझते हो जो बंदूक की गोलियां होती हैं, वो सब ले आए और जो उनके दुश्मन थे वो भी उनकी तारीफ कर रहे थे कि भाई कमाल ही कर दिया। अंग्रेजों की सरकार के आदेश अनुसार बाजिर अली को गिरफ्तार करने के लिए कर्नल कालिंज अपने लेफ्टिनेंट और सिपाहियों के साथ जंगल में डेरा डाले हुए हैं। उन्हें जंगल में आए हुए एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक बाजिर अली को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। वो बाजिर अली के दिल में अंग्रेजों के प्रति बहुत नफरत थी। उनके दिल में जो नफरत है उसकी बात सुनकर रॉबिन हुड भी याद आ जाता है। अपने 5 महीने के शासनकाल में, यानी कि जब 5 महीने तक उन्होंने रूल करा था, तो अवध के दरबार से उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को बिल्कुल ही साफ कर दिया था। देखो, अवध के रीजन को कौन रूल कर रहा था, अवध वाली जगह को कौन रूल कर रहा था? आसिफउद्दौला। इनके कोई भी औलाद नहीं होती थी, कोई भी बच्चे नहीं थे, तो अब आगे इस अवध वाले रीजन को कंट्रोल कौन करेगा? तो उन्होंने आगे जो कंट्रोल करेगा अवध वाले रीजन को, आसिफउद्दौला ने अपॉइंट कर दिया था सादत अली को कि भाई आगे तुम कंट्रोल करोगे, क्योंकि मेरे तो कोई भी बच्चा नहीं है। लेकिन जो आसिफउद्दौला थे उनके अब एक बच्चा हो गया था जिसका नाम था बाजिर अली। तो सादत अली के जितने भी सपने थे वो सब बेचारे के सपने चूर चूर हो गए। उसने तो सपने देखे थे कि भाई देखो आसिफउद्दौला के कोई भी बच्चा होगा नहीं, और जो ये अवध वाला रीजन है इस पे पूरा मैं रूल करूंगा, मैं तो राजा बन जाऊंगा। अंग्रेजों ने सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाया, यानी कि वहां का रूलर बनाया, क्योंकि जो सादत अली था वो अंग्रेजों से मिलकर रहता था, यारी दोस्ती बनाकर रखता था अंग्रेजों से। वो एक ऐश पसंद आदमी था। कौन? सादत अली। उसने अंग्रेजों से एक डील और भी करी हुई थी कि मैं तुम्हें आधी दौलत दूंगा, साथ में तुम्हें 10 लाख रुपए नगद भी दूंगा। 10 लाख रुपए नगद उसने दिए भी थे अंग्रेजों को। तो आप समझ सकते हो कि जो सादत अली था वो अंग्रेजों के साथ मिल गया था, जबकि जो बाजिर अली हैं वो बिल्कुल अलग नेचर के थे, वो अंग्रेजों से मिलके नहीं रहना चाहते। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि सुना है बाजिर अली ने अफगानिस्तान के बादशाह शाहे जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी है। अब हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए क्यों कहा बाजिर अली ने? क्योंकि उस टाइम ये ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे हिंदुस्तान को, तो बाजिर अली चाहते थे कि वो अंग्रेजों पे हमला करें, अफगानिस्तान के जो बादशाह हैं। इस पर कर्नल बोलते हैं अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी थी। फिर बाजिर अली ने भी उन्हें दिल्ली बुलाया। फिर शमशुद्दौला, जो कि बंगाल के नवाब का रिश्ते का भाई है और वो इंसान बहुत खतरनाक भी था, उसको भी बुलाया। छोटी सी बात समझो कि बाजिर अली क्या कर रहे थे भाई, वो ग्रुप बना रहे थे, सबको बोल रहे थे इन अंग्रेजों के ऊपर हमला करने के लिए। इस तरह पूरे हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ लहर दौड़ गई। यदि ये कामयाब हो गए तो लॉर्ड क्लाइव ने बक्सर और पेल्सी के युद्ध में जो हासिल किया था वो लॉर्ड वेजली के हाथों खो देंगे। कर्नल पूरी एक फौज लिए, यानी कि पूरी अच्छी खासी अपनी टीम लिए बाजिर अली का पीछा कर रहे थे जंगल में, लेकिन बाजिर अली उनके पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं। कर्नल ने बाजिर अली द्वारा कंपनी के वकील की हत्या करने का किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया कि हमने, यानी कि जब हम अंग्रेजों ने बाजिर अली को पद से हटाकर 3 लाख रुपए सालाना देकर बनारस भेज दिया, तो कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उन्हें कोलकाता बुलाने की कोशिश करी बाजिर अली जी को,
वाजिर अली बनारस में रह रहे थे, तो वो कंपनी के वकील के पास गए और उन्होंने बोला कि भाई ये जो तुम्हारा गवर्नर जनरल है आखिरकार ये मुझे कोलकाता क्यों बुला रहा है। इस पर वकील ने बोला, अच्छा तेरी ये हिम्मत, तू हमसे पूछेगा कि क्यों बुला रहे गवर्नर जनरल, तेरी इतनी हिम्मत हो गई वाजिर अली। अब वाजिर अली जी को आ गया गुस्सा, उन्होंने वकील को खंजर मार दिया और वहीं पर वकील मर गया। उसके बाद वो वहाँ से अपने कुछ साथियों के साथ आजमगढ़ भाग गए। आजमगढ़ के शासन ने उन लोगों को सुरक्षित आगरा पहुंचा दिया। अब देखो वहाँ का शासन मतलब कि जो आजमगढ़ की जगह को रूल कर रहे थे उन लोगों ने प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ वाजिर अली और जो उनके साथी थे उन्हें आगरा पहुंचा दिया। अब वे जंगलों में कई सालों से इधर उधर भटक रहे थे वाजिर अली जी। लेफ्टिनेंट फिर बोलते हैं, यार ये जंगल में क्यों भटक रहे हैं, बताओ तो सही कर्नल। तो कर्नल बताते हैं कि वाजिर अली ने एक प्लान बनाया हुआ है। उनका प्लान ये है कि वो यहाँ से नेपाल पहुँचना चाहते हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अफ़गानी लोग हमला करें, किसके ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर, यानी कि ब्रिटिशर्स के ऊपर। तो ब्रिटिशर्स कमज़ोर हो जाएंगे, तब फिर वाजिर अली बाहर निकल के आएंगे अपने पूरी टीम के साथ। वाजिर अली सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध की जगह पर कब्जा करना चाहते हैं और वहां से अंग्रेजों को निकालना चाहते हैं, साथ ही में हिंदुस्तान से भी अंग्रेजों को निकालना चाहते हैं। लेफ्टिनेंट अपनी शंका जताते हुए कहते हैं, लेफ्टिनेंट मतलब अपना एक डाउट क्लियर करते हैं, बोलते हैं कर्नल से बोलते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग नेपाल पहुंच गए हों, हम फालतू में इन जंगलों में उनका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो कर्नल बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, वो नेपाल अभी नहीं पहुंचे हैं क्योंकि अंग्रेजों की जो हमारी पूरी फौज है वो और सादत अली की जो पूरी फौज है, हम लोगों ने बड़ी सख्ती से उनका पीछा करा है और हमें पता है कि वो इन जंगलों में ही हैं। अचानक से तभी सिपाही अंदर आता है कैंप के और बोलता है, सर 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 देखो धूल उड़ रही है, लगता है कोई बहुत ही बड़ा काफिला चला आ रहा है। कर्नल तभी जितने भी सिपाही होते हैं उन सबको मुस्तैद रहने का आदेश देते हैं, यानी कि थोड़ा अटेंटिव रहो। लेफ्टिनेंट और कर्नल देखते हैं कि धूल तो बहुत तेज उड़ी आ रही थी, लेकिन सिर्फ एक ही आदमी है। कर्नल सिपाहियों से उस आदमी पर नजर रखने को कहते हैं वो जो एक आदमी आ रहा है उस पर जरा ध्यान से नजर रखो। वो एक अकेला आदमी घोड़े पर सवार था। घुड़सवारी करते हुए वो वहां पहुंचता है। वो सिपाहियों से बोलता है कि मुझे कर्नल से मिलना है, मुझे अंदर जाने दो। सिपाही बोलते हैं, रुको रुको, हम उनसे परमिशन लेकर आते हैं। वो कर्नल से बोलते हैं कि वो जो आदमी आ रहा था ना, वो आपसे मिलना चाहता है। तो कर्नल बुलाते हैं उस आदमी को अंदर। अब कर्नल के पास जब वो आदमी पहुंचता है तो वो बोलता है कि मुझे आपसे कर्नल साहब कुछ बात अकेले में करनी है। तो कर्नल सिपाही को, जो उसको अंदर लेकर आए थे आदमी को, और लेफ्टिनेंट को बोलते हैं कि आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, मैं इस आदमी से अकेले में बात कर लेता हूँ। बाहर भेज देते हैं वो लेफ्टिनेंट को भी और सिपाही को भी। अब कर्नल अंदर अकेले थे उस आदमी के साथ। वो आदमी कर्नल से कहता है कि वाजिर अली को पकड़ना कठिन है और बोलता है कि मुझे कुछ कारतूस दे दो तो मैं उसे आसानी से पकड़ लूंगा। कर्नल उसे कारतूस दे देते हैं। जब वो कारतूस लेकर जाने लगता है तो कर्नल बोलते हैं कि अरे भाई आप अपना नाम तो बताओ। तो वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम वाजिर अली है। तो आपने देखा कैसे वो कर्नल के पास गए वाजिर अली जी और उन्हीं से गोलियां ले ली, कारतूस ले ली और शायद अब उन्हीं पे चला भी दिया। कारतूस देने के बाद वाजिर अली कर्नल को नहीं मारते, वो उनकी जान को बख्श देते हैं क्योंकि कर्नल ने उन्हें कारतूस दी थी। अब वाजिर अली के जाने के बाद जो लेफ्टिनेंट हैं और जो सिपाही हैं वो कर्नल से पूछते हैं आखिरकार ये बंदा था कौन। तो कर्नल बोलते हैं ये एक जाबाज सिपाही था। और यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। देखो ये जो पूरा पार्ट था ना, मेरे को तो बहुत सबसे इंटरेस्टिंग लगा है पूरी बुक के अंदर यही वाला चैप्टर। और लास्ट में जो कर्नल का पोपट बनता है वो देख के तो मज़ा ही आ गया। तो आपको क्यों लगता है कि कर्नल ने अपने जो साथी के सिपाही थे और लेफ्टिनेंट थे उनसे ये बात शेयर क्यों नहीं करी कि वो पर्सन वाजिर अली ही था?
मुझे तो लगता है शायद इसलिए नहीं करी क्योंकि कर्नल को शर्म आ रही होगी कि लोग उन्हें बेवकूफ़ ना समझे। देखो ये जो चैप्टर हमने पढ़ा है इसके PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्ट रिपीटेड, वो प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सैम्पल पेपर के अंदर पुटअप करे हैं। अब सैम्पल पेपर आपको कैसे मिल सकता है? आपको सिंपल सी चीज़ करनी है, आपको सब्सक्राइब करना है, उसके साथ में ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबरशिप परचेज करनी है। देखो मेंबरशिप को अभी बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे कर दिया हमने। मेरी टीम तो कह रही थी सर लॉस में चले जाएंगे, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, बच्चों का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, 90-95 स्कोरिंग होनी चाहिए, वही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉफिट होगा। रिजल्ट ही बच्चों का सबसे बड़ा हमारे लिए रिवॉर्ड है। तो इसी चीज़ के लिए आपको मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ हिंदी के ही आपको सैम्पल पेपर नहीं मिलेंगे। मेंबरशिप अगर आप परचेज करते हो आपको इंग्लिश के भी मिल जाएंगे, साइंस के भी मिल जाएंगे और SST के भी मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज सैम्पल पेपर भी मिल जाएंगे, कंप्लीट वाले सैम्पल पेपर भी मिल जाएंगे। तो आपके लिए एक्सट्रीमली हेल्पफुल है कि आप फटाफट से सैम्पल पेपर सॉल्व करो और बोर्ड में अच्छी परसेंटेज लेकर आओ और अपना रिजल्ट बताओ। जैसे लास्ट ईयर बच्चों ने कि कोई 95, कोई 90 ऐसे भेज रहे थे बच्चे मैसेज, तो आपके इस ईयर भी ऐसे ही मैसेज आए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। MKG चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अब अगली क्लास में।